न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका शाम की खबरों में। एक नजर आज की हेडलाइंस में। जमकर बरसेंगे बादल, आईएमडी ने मुंबई में जारी किया बारिश का ऑरेंज। राष्ट्रपति ने दिए गैलेंट्री अवार्ड, बहादुरी के सेना के जवानों को किया सम्मानित। पीएम मोदी पर राहुल गांधी का किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी। गुजरात टाइटंस की पार्टी खराब, लखनऊ ने बचाई साख। तो खबरें विस्तार से। जमकर बरसेंगे बादल, आईएमडी ने मुंबई में जारी किया बारिश का ऑरेंज अलर्ट। महाराष्ट्र के कई जिले इस समय बेमौसम बरसात की मार झेल रहे हैं। बारिश के कारण मौसम में ठंडक है, पर किसान इससे परेशान भी। राज्य राजधानी मुंबई में सप्ताह शुरुआत से ही मौसम ने अपना रुख बदला है। पिछले 4 दिनों से मुंबई में लगातार बारिश हो रही है। भारतीय मौसम विभाग ने मुंबई में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटों में मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की संभावना है। इसके चलते ठाणे, पालघर, पुणे और रायगढ़ जिलों के लिए ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया गया। नागरिकों से अपील है कि वे आवश्यक कार्यों के लिए ही घर से बाहर निकले और जल भराव वाले क्षेत्रों से दूर रहें। भारी बारिश के कारण मुंबई की सड़कों पर जल भराव की स्थिति हो सकती है, जिससे यातायात प्रभावित हो सकता है। मौसम विभाग ने नागरिकों से सतर्क रहने और सुरक्षित रहने की सलाह दी। मुंबई में मानसून की शुरुआत हो चुकी है। अगले कुछ दिनों तक बारिश की संभावना बनी रहेगी। शुक्रवार सुबह भी हल्की बारिश हुई और धुंध छाई हुई है। आईएमडी के अनुसार शहर में आज भारी बारिश के साथ आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है। आईएमडी ने 23 और 24 मई को मुंबई में बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। बढ़ते अगली खबर क्या। राष्ट्रपति ने दिए गैलेंट्री अवार्ड्स, बहादुरी के लिए सेना के जवानों को किया सम्मान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह के
दौरान देश के जांबाज सैनिकों को शौर्य चक्र और अन्य वीरता पुरस्कारों से सम्मानित किया। यह सम्मान उन सैन्य कर्मियों को प्रदान किए गए जिन्होंने अत्यंत बहादुरी, साहस और बलिदान का परिचय दिया। समारोह का आयोजन राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में किया गया, जहां पीएम मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित तीनों सेनाओं के प्रमुख उपस्थित रहे। इस गरिमामय अवसर पर देश ने अपने उन बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि और सम्मान दिया जिन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी या असाधारण साहस का परिचय दिया। समारोह देश की सैन्य परंपरा और वीरता के प्रति सम्मान का प्रतीक बना। पीएम मोदी ने सोशल साइट एक्सपो कहा है कि रक्षा अलंकरण समारोह 2025 में शामिल हुआ, जहां वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए। भारत हमेशा अपने सशस्त्र बलों की वीरता और हमारे राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए उनका आभारी रहे। माननीय राष्ट्रपति महोदया, आपकी अनुमति हो तो रक्षा अलंकरण समारोह आरंभ किया जाए। शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय शौर्यपूर्ण कार्यों के लिए शौर्य चक्र। मेजर, वर्तमान में लेफ्टिनेंट कर्नल विजय वर्मा, राजपूत रेजिमेंट, 44वीं बटालियन, राष्ट्रीय राइफल्स। मेजर विजय वर्मा ने वर्ष 2021-22 के दौरान जम्मू कश्मीर में अपनी सेवाएं देते हुए 10 आतंक विरोधी अभियानों में अद्भुत शौर्य का परिचय दिया, जिसमें 22 कट्टर आतंकियों को मार गिराया गया। अक्टूबर 2022 शोपियां जिले में चलाए गए एक तलाशी एवं घेराबंदी अभियान में आतंकियों ने उनके दल पर ग्रेनेड के साथ हमले के साथ अंधाधुंध गोलीबारी करते हुए भागने का प्रयास किया। अपने साथियों को खतरे में देखे शूरवीर अधिकारी निडरता से आगे बढ़े एवं भीषण गोलीबारी के बीच बेहद नजदीक से एक आतंकी को मार गिराया। इसी बीच पड़ोस के एक अन्य गांव से आतंकी गतिविधि की सूचना मिलने पर उत्कृष्ट सामरिक सूझबूझ के साथ अपने दल का एक बड़ा हिस्सा वहां भेजा, जिसके फलस्वरूप एक और आतंकी को मार गिराया गया। अनुकरणीय नेतृत्व क्षमता एवं उत्कृष्ट सामरिक कौशल के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। मेजर, वर्तमान में लेफ्टिनेंट कर्नल विजय वर्मा। उप कमांडेंट विक्रांत कुमार, 203 कोबरा बटालियन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। दो अप्रैल 2023 झारखंड के चतरा जिले में माओवादियों के बारे में मिली खुफिया जानकारी के आधार पर चलाए गए एक नक्सल विरोधी अभियान में उप कमांडेंट विक्रांत कुमार को आईईडी क्लियरेंस का जिम्मा सौंपा गया। एक्सप्लोसिव डिवाइस के निरंतर खतरे एवं विद्रोहियों द्वारा किलेबंद ठिकानों से निरंतर की जा रही गोलीबारी के बीच आप अपने दल के साथ विद्रोहियों के अत्यंत निकट पहुंच गए।
लगभग 50 मिनट की भीषण गोलीबारी के बाद 5 खतरनाक विद्रोहियों को मार गिराया गया एवं आधुनिक हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद हुआ। साथ ही एक घायल विद्रोही नेता को गिरफ्तार किया गया। इस प्रभावी एवं चुनौतीपूर्ण अभियान के फलस्वरूप कई माओवादियों द्वारा आत्मसमर्पण भी किया गया एवं स्थानीय सुरक्षा में अत्यधिक सुधार हुआ। असाधारण बहादुरी एवं अनुकरणीय कर्तव्य निष्ठा के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। उप कमांडेंट विक्रांत कुमार। इंस्पेक्टर जेफ्री हमिंग चुल्लो, 203 कोबरा बटालियन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। इंस्पेक्टर जेफ्री हमिंग चुल्लो ने भी 2 अप्रैल 2023 को झारखंड के चतरा जिले में चलाए गए जोखिमपूर्ण नक्सल विरोधी अभियान में भाग लिया। विद्रोहियों के ठिकाने की तरफ बढ़ रहा उनका दल अचानक किलेबंद माओवादियों द्वारा की जा रही भारी गोलीबारी की चपेट में आ गया। उबड़ खाबड़ इलाके की चुनौतियों से जूझते हुए आईईडी विस्फोट तथा विद्रोहियों की अंधाधुंध गोलीबारी के बीच आमने सामने की लड़ाई में आपके दल ने जवाबी हमला करते हुए बेहद नजदीक से 2 माओवादियों को मार गिराया। इस अभियान में 5 विद्रोहियों के शव, AK राइफल्स तथा अन्य हथियार बरामद किए गए एवं कई विद्रोहियों द्वारा उच्च स्तरीय आत्मसमर्पण भी किया गया। अद्भुत बहादुरी तथा उत्कृष्ट सामरिक कौशल के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। इंस्पेक्टर जेफ्री हमिंग चुल्लो। विंग कमांडर 1N डेस्मंड कीन, वायुसेना मेडल, उड़ान पायलट, भारतीय वायुसेना। वर्ष 2022-23 में आप जगुआर स्क्वाड्रन में तैनात थे। 24 जुलाई 2023 जगुआर लड़ाकू विमान की गगनभेदी उड़ान के दौरान आपने देखा कि विमान अचानक दोनों इंजन की तेल प्रणाली में आई गंभीर खराबी की चेतावनी दे रहा था। ऐसे हालात में कीमती इंजन को बचाने के लिए इसका बंद करना अत्यंत आवश्यक था। उच्चतम व्यावसायिक कौशल का परिचय देते हुए आपने केवल बाएं इंजन को बंद किया तथा दाहिने इंजन द्वारा विमान को निकटतम हवाई पट्टी की ओर उतारना शुरू किया। 2500 फीट पर दाहिना इंजन भी भयावह रूप से विफल हो गया और विमान घनी आबादी क्षेत्र में एक शक्तिहीन ग्लाइड की तरह नीचे गिरने लगा। ऐसे जानलेवा हालात में विमान से कूदने की स्वतंत्रता होने के बावजूद इस जांबाज वायु योद्धा ने अपनी जान हथेली पर रखकर विमान को सुरक्षित उतारा। इस प्रकार अपने देश के बहुमूल्य लड़ाकू विमान को बचाते हुए आम नागरिकों के जान माल पर आए संभावित संकट को भी निरस्त किया। उत्कृष्ट उड़ान कौशल एवं असाधारण साहस के लिए आपको शौर्य चक्र से अलंकृत किया जाता है। विंग कमांडर 1N डेस्मंड कीन। स्क्वाड्रन लीडर दीपक कुमार, उड़ान पायलट, भारतीय वायुसेना। साल 2023 के दौरान आप लड़ाकू विमान प्रशिक्षण विंग में अनुदेशक के पद पर कार्यरत थे। 25 अगस्त 2023 की घोर अंधेरी रात में आपको किरण वायुयान के एक प्रशिक्षु पायलट के साथ उड़ान भरने का चुनौतीपूर्ण जिम्मा सौंपा गया। जो ही विमान ने उड़ान भरी, एक पक्षी के टकराने से इंजन में आग लग गई। इन विषम परिस्थितियों में जब लैंडिंग गियर ऊपर जा चुका था, वायुयान को नीचे उतारना बेहद चुनौतीपूर्ण था। अद्भुत मानसिक संतुलन का परिचय देते हुए आपने लगभग 1000 फीट के शेष रनवे पर वायुयान को सुरक्षित उतारा। रात के घने अंधेरे में जानलेवा हालात के बीच वायुयान को फोर्स लैंड करने के दिलेर निर्णय से
बहुमूल्य राष्ट्रीय संपत्ति के साथ साथ जानमाल के नुकसान को भी बचाया जा सका। असाधारण उड़ान कौशल, अद्भुत साहस के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। स्क्वाड्रन लीडर दीपक कुमार। स्पेशल पुलिस ऑफिसर अब्दुल लतीफ, जम्मू और कश्मीर पुलिस। श्री अब्दुल लतीफ जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में एक विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। सितंबर 2023 के दौरान आपने उच्च कोटि की सूझबूझ, संयम एवं शौर्य का परिचय देते हुए एक विदेशी आतंकी का सफाया करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अद्भुत संकल्प शक्ति, राष्ट्र प्रेम एवं शौर्यपूर्ण कृत्य के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। स्पेशल पुलिस ऑफिसर अब्दुल लतीफ। सूबेदार संजीव सिंह जसरोटिया, 5वीं बटालियन, जम्मू और कश्मीर राइफल्स। आप बारामूला जिले में नियंत्रण रेखा के समीप एक एम्बुश पार्टी कमांडर के रूप में तैनात थे। कुछ दूर स्थित एक नाले के पार 4 सशस्त्र आतंकियों की गतिविधियों की सूचना मिलने पर आपने उच्च सामरिक कौशल का प्रदर्शन करते हुए आतंकियों को अपनी तरफ बढ़ने दिया। आश्चर्य को बरकरार रखते हुए आपने आतंकियों को चुनौती दी। दोनों ओर से की जा रही भीषण गोलीबारी के बीच आप रेंगते हुए आगे बढ़े। व्यक्तिगत सुरक्षा की चिंता न करते हुए आपने एक आतंकी को मार गिराया एवं 2 और भाग रहे आतंकियों को घायल कर दिया। अद्वितीय साहस एवं सामरिक कौशल के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। सूबेदार संजीव सिंह जसरोटिया। कर्नल पवन सिंह, 666 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन, रेकी एवं ऑब्जर्वेशन। दस अक्टूबर 2023 कर्नल पवन सिंह को कारगिल सेक्टर में माउंट नून के कैंप से एक पर्वतारोही अभियान दल के साथ हुए गंभीर हादसे की सूचना मिली, जिसमें घायल सदस्यों की हालत निरंतर बिगड़ती जा रही थी। 19,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर स्थित एक ऐसा इलाका था जो हेलीकॉप्टर की शक्ति सीमा से परे था। असाधारण व्यावसायिक कौशल एवं अदम्य साहस का परिचय देते हुए आपने विमान का वजन कम करने के लिए दरवाजे, सीट, जीवन रक्षक किट, यहां तक कि ऑक्सीजन सिलेंडर तक हटा दिए। प्राणघातक परिस्थितियों में आपने सफलतापूर्वक एक लो होवर तकनीक द्वारा अभियान दल के सदस्यों को सुरक्षित निकाला। लहू जमाती ठंड एवं ऑक्सीजन की कमी से शरीर शिथिल पड़ने के बावजूद आपने कुल 14 सदस्यों के बचाव का मार्ग प्रशस्त किया। अनुकरणीय कर्तव्य निष्ठा एवं उत्कृष्ट उड़ान कौशल के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। कर्नल पवन सिंह। नायब सूबेदार, वर्तमान में सूबेदार पी पवन सिंगा, द रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी, 56वीं बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स। सन 2023 में कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा पर तैनात सूबेदार पी पवन सिंगा 5 आतंकवादियों द्वारा संभावित घुसपैठ की जानकारी के आधार पर घुसपैठ विरोधी अभियान में एक घात दल का नेतृत्व कर रहे थे। तकरीबन सुबह 10 बजे 5 आतंकवादियों को देखा गया।
त्वरित कार्रवाई करते हुए आपने उन 5 आतंकवादियों को घेरना शुरू किया, किंतु आतंकवादियों ने भारी गोलाबारी और ग्रेनेड्स के साथ आपकी टीम पर हमला किया। अपनी टीम पर आसन खतरे को भांपते हुए आपने अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए आतंकवादियों की अंधाधुंध फायरिंग का सटीकता से जवाब दिया और एक आतंकवादी को मार गिराया। अतः नायब सूबेदार, वर्तमान में सूबेदार पी पबिन सिंघा को असाधारण वीरता, दृढ़ साहस, कुशल नेतृत्व का प्रदर्शन करने हेतु एवं एक कट्टर आतंकवादी को मार गिराने के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। सूबेदार पी पबिन सिंघा। मेजर साहिल रंधावा, the Regiment of Artillery, 34वीं बटालियन, the राष्ट्रीय राइफल्स। नवंबर 2023 को शोपियां जिले के एक गांव में 5 आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना प्राप्त हुई। तभी मेजर साहिल ने सावधानी पूर्वक योजना बनाई और लक्ष्य स्थान की घेराबंदी शुरू करने की जिम्मेदारी संभाली और सभी आतंकवादियों के भागने के प्रयास को विफल किया। उसी बीच आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी कर घेराबंदी तोड़ने का प्रयास किया। अपने साथियों पर खतरे को भांपते हुए आपने आतंकवादियों की गोलाबारी का बड़ी सटीकता से जवाब दिया। आपने आतंकवादियों के समीप पहुंचकर भी धैर्य बनाए रखा और गंभीर खतरे का बड़े साहस से सामना किया। अपने कुशल नेतृत्व, अदम्य साहस और अद्वितीय शौर्य का परिचय देते हुए आपने एक आतंकवादी को मार गिराया। अपने कर्तव्य की सीमा से पार विशिष्ट वीरता, उत्कृष्ट कार्यशैली एवं 4 सफल ऑपरेशन के संचालन के दौरान प्रेरक नेतृत्व का प्रदर्शन किया, जिसके परिणाम स्वरूप मेजर साहिल रंधावा को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। मेजर साहिल रंधावा। मेजर, वर्तमान में लेफ्टिनेंट कर्नल CVS निखिल, 21वीं बटालियन, द पैराशूट रेजिमेंट, स्पेशल फोर्सेस। सन 2023 में मेजर, वर्तमान में लेफ्टिनेंट कर्नल CVS निखिल को भारत म्यांमार सीमा के पास संभावित घुसपैठ द्वारा खतरे को विफल करने के लिए सावधानी पूर्वक योजनाबद्ध घात लगाने का नेतृत्व सौंपा गया। निगरानी करते समय उन्होंने और उनके स्काउट ने अपने घात स्थल को तोड़ने का प्रयास कर रहे सशस्त्र कार्डर्स के एक समूह की पहचान कर उन्हें चुनौती दी एवं दुश्मन की अंधाधुंध गोलीबारी का दृढ़ता से सामना किया। शूरवीर अधिकारी ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए विद्रोहियों से डटकर मुकाबला किया और उनके मारक क्षेत्र में फंसा दिया। भारी गोलाबारी के बावजूद आपने असाधारण निशानेबाजी, साहस, अनुकरणीय फील्ड क्राफ्ट का प्रदर्शन करते हुए सटीकता से विद्रोहियों को मात दी एवं एक मोस्ट वांटेड विद्रोही को मार गिराया। अतः आपकी सामरिक प्रतिभा, अद्वितीय नेतृत्व एवं ऑपरेशन कौशलता की गहन समझ से घाटी के 2 कार्डर्स का सफलतापूर्वक खात्मा हुआ एवं घुसपैठ का कुप्रयास विफल हुआ। आपको आपके कर्तव्य के प्रति दृढ़ निश्चय के परिणाम स्वरूप शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। लेफ्टिनेंट कर्नल CVS निखिल। मेजर तृप्तप्रीत सिंह, 34वीं बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स। – 2024 को शोपियां जिले के एक गांव में एक आतंकवादी की मौजूदगी की जानकारी प्राप्त हुई।
त्वरित कार्रवाई करते हुए आपने टीम लीडर के रूप में मिशन की योजना बनाई और अपरंपरागत दृष्टिकोण का उपयोग कर लक्ष्य स्थान की घेराबंदी की एवं आतंकवादी की ओर बढ़े। इसी बीच आतंकवादी ने आप पर गोलीबारी शुरू कर दी, परंतु शूरवीर अधिकारी ने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए आतंकवादी के बेहद निकट पहुंचकर अपने अद्वितीय शौर्य का परिचय देते हुए इस आमने सामने की गोलाबारी में अपने निपुण निशाने से उस आतंकवादी को मार गिराया जिसकी पहचान A+ कैटेगरी आतंकवादी के रूप में की गई। इसके अतिरिक्त आपने 6 सफल ऑपरेशंस में 9 कट्टर आतंकवादियों को भी मार गिराया। आपके अदम्य साहस, धैर्य एवं उत्कृष्ट वीरता का प्रदर्शन किए जाने के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। मेजर तृप्तप्रीत सिंह। लेफ्टिनेंट कमांडर कपिल यादव, भारतीय नौसेना। छब्बीस जनवरी 2024 को लेफ्टिनेंट कमांडर कपिल यादव ऑपरेशन पीओजी के दौरान जहाज पर सहायक इंजीनियर ऑफिसर के रूप में कार्यरत थे। लगभग रात 10 बजे मिसाइल हमले से लगी भीषण आग के बाद अत्यधिक ज्वलनशील नेप्था ले जा रहे तेल टैंकर MV मालिन लुआंडा से प्राप्त संकटकालीन कॉल का जवाब दिया। अग्निशमन विशेषज्ञता के अभाव में जहाज के मास्टर ने तत्काल सहायता मांगी और शूरवीर अधिकारी ने अत्यधिक खतरे के बावजूद जहाज पर चढ़ने के लिए स्वेच्छा से कार्य किया। अत्यधिक ज्वलनशील और जहरीले पदार्थ नेप्था, जिससे सांस लेने पर गंभीर श्वसन संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती है, आपने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए जानलेवा परिस्थितियों के बीच आपने इंजन टैंक के छेद को बंद किया, जिससे ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद हो गई। अतः इस वीरतापूर्ण कार्य और तकनीकी विशेषज्ञता का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया, जिसके फल स्वरूप लेफ्टिनेंट कमांडर कपिल यादव को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। लेफ्टिनेंट कमांडर कपिल यादव। श्री लखवीर, डिप्टी कमांडेंट, श्री राजेश पंचाल, सहायक कमांडेंट, श्री मलकीत सिंह, सिपाही GD, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स। दिनांक 30 जनवरी 2024 को 201 कोबरा केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स ने नक्सलियों के गढ़ माने जाने वाले टेकल गुडियम, थाना जगरगुंडा, जिला सुकमा, छत्तीसगढ़ में एक नया फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस स्थापित करने के लिए एक अभियान शुरू किया। जब 201 कोबरा कमांडो ने नए फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस की घेराबंदी की तो उन्होंने हथियारबंद नक्सली को आगे बढ़ते हुए देखा। त्वरित कार्रवाई करते हुए श्री लखवीर, डिप्टी कमांडेंट, ने अपनी टीम को सतर्क किया और श्री राजेश पंचाल, सहायक कमांडेंट, एवं श्री मलकीत सिंह, सिपाही GD के साथ नक्सलियों द्वारा भारी गोलाबारी का सटीकता से जवाब दिया। किंतु इसी बीच श्री लखवीर गंभीर रूप से घायल हुए। घायल होने के बावजूद अपने अदम्य साहस एवं कुशल नेतृत्व का परिचय दिया। साथ ही श्री राजेश पंचाल के हाथ पर एवं श्री मलकीत की छाती पर गोली लगने से वे दोनों भी गंभीर रूप से घायल हुए। इसके बावजूद आप सब ने अतुलनीय साहस का परिचय देते हुए नक्सलवादियों को मार गिराया। अतः अपनी विशिष्ट बहादुरी, असाधारण साहस, अद्वितीय निर्भीकता, उत्कृष्ट रणनीति एवं सामरिक विशिष्टता का उत्तम उदाहरण प्रदर्शित करने के लिए श्री लखवीर, डिप्टी कमांडेंट, श्री राजेश पंचाल, सहायक कमांडेंट, श्री मलकीत, सिपाही GD को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। श्री लखवीर, डिप्टी कमांडेंट।
श्री राजेश पंचाल, सहायक कमांडेंट। श्री मलकीत, सिपाही, जीडी। सूबेदार मोहन राम, 20th बटालियन, रिजार्ट रेजिमेंट। जनवरी 2024 में सूबेदार मोहन राम मणिपुर के एक संवेदनशील गांव में तैनात थे। इस दौरान दो नजदीकी गांव में सशस्त्र उपद्रवियों ने आम नागरिकों के नरसंहार और आग लगाने की कोशिश की। सूबेदार मोहन राम के नेतृत्व में सेना की एक टुकड़ी आम नागरिकों को बचाने जैसे ही पहुंची, उपद्रवियों ने भारी गोलीबारी शुरू कर दी। इस भीषण गोलीबारी के बीच सूबेदार मोहन राम को पैर में गोली लग गई और वे गंभीर रूप से घायल हो गए। अपनी गंभीर चोट, अत्यधिक रक्तस्राव के बावजूद उपचार से इनकार करते हुए सूबेदार मोहन राम ने 38 निर्दोष आम नागरिकों की जान बचाई। मृत्यु को परास्त करते हुए विपरीत परिस्थितियों में अदम्य साहस, कुशल सैन्य नेतृत्व और शौर्य को परिभाषित करने के लिए सूबेदार मोहन राम को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। सूबेदार मोहन राम। कमोडोर शरद सिनसुनवाल, इंडियन नेवी। कोमोडोर शरद सिनसुनवाल ने 16 दिसंबर 2023 से एडन की खाड़ी में अपने युद्धपोत आईएनएस कोलकाता का नेतृत्व करते हुए समुद्री डाकुओं के मिसाइल हमलों में 67 लोगों को बचाया और 17 बंधकों को मुक्त करवाया। 22 फरवरी 2024 को बैलिस्टिक मिसाइल हमले से प्रभावित मर्चेंट वेसल आइलैंडर की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए चिकित्सा दल भेजा। 4 मार्च 2024 को आपने 2 हूती बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले से एक मर्चेंट वेसल पर लगी आग बुझाने का सराहनीय प्रयास किया। 6 मार्च 2024 को मर्चेंट वेसल ट्रू कॉन्फिडेंस पर मिसाइल हमले के बाद खराब मौसम और समुद्री तूफान के बीच 17 लोगों को बचाया। 13 से 15 मार्च 2024 के दरमियान कोमोडोर शरद सिनसुनवाल के नेतृत्व में आईएनएस कोलकाता ने अपहृत मर्चेंट वेसल रुवेन को बचाते हुए 40 घंटों के भीषण समुद्री युद्ध में सभी बंधकों को बचाया और 35 समुद्री डाकुओं को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया। इन सभी घटनाओं के परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा भारत की विशेष प्रशंसा की गई। कठिन परिस्थितियों में वीरता, त्वरित निर्णायक क्षमता और अनुकरणीय सैन्य नेतृत्व का प्रदर्शन करने के लिए कोमोडोर शरद सिनसुनवाल को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। कोमोडोर शरद सिनसुनवाल। फ्लाइट लेफ्टिनेंट अमन सिंह हंस, फ्लाइंग पायलट। अट्ठाईस मार्च 2024 को फ्लाइट लेफ्टिनेंट अमन सिंह हंस युद्ध अभ्यास गगन शक्ति के दौरान एक मिग-29 एयरक्राफ्ट का संचालन कर रहे थे। 28,000 फीट यानी जमीन से करीब 8.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर अचानक कॉकपिट में हुए एक धमाके से सभी हेड अप डिस्प्ले तथा यंत्रों ने काम करना बंद कर दिया और विमान की कैनोपी खुल गई और फ्लाइट लेफ्टिनेंट अमन सिंह हंस अपने एयरक्राफ्ट के साथ -40 डिग्री सेल्सियस के तापमान में बर्फीली हवाओं के बीच थे। खुद पर नियंत्रण रखते हुए फ्लाइट लेफ्टिनेंट अमन सिंह हंस ने
आपातकालीन रेडियो से संपर्क स्थापित किया और इमरजेंसी लैंडिंग की घोषणा की। आंखों में गंभीर दर्द के साथ हेड डाउन यंत्रों और बिना कैनोपी के विमान को संचालित करते हुए फ्लाइट लेफ्टिनेंट अमन सिंह हंस ने सिविलियन एयरक्राफ्ट से उचित दूरी बनाए रखी और मृत्यु को पराजित करते हुए नजदीकी एयरबेस पर सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग की। कठिन परिस्थितियों में भी उच्च श्रेणी की विमान संचालन दक्षता, लौह मनस्व धैर्य और उत्कृष्ट वीरता तथा त्वरित निर्णायक क्षमता को व्याख्यान्वित करने के लिए फ्लाइट लेफ्टिनेंट अमन सिंह हंस को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट अमन सिंह हंस। सार्जेंट डाभी संजय हिप्पा भाई, भारतीय वायुसेना। चार मई 2024 को एक रडार यूनिट में तैनाती के दौरान सार्जेंट डाभी संजय हिप्पा भाई यूनिट के एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्वॉय में सिक्योरिटी ड्यूटी कर रहे थे। इस दौरान आतंकवादियों ने कॉन्वॉय पर अचानक एम्बुश कर दिया और भारी गोली। बढ़ती अगली खबर क्या? पीएम मोदी पर राहुल गांधी का हमला। पीएम मोदी ने राजस्थान के बीकानेर दौरे पर सभा को संबोधित करते हुए पाकिस्तान पर जमकर हमला बोला। उन्होंने दो टूक कहा है कि पाकिस्तान के साथ ना व्यापार होगा और ना बातचीत। बात होगी तो सिर्फ पीओके के पाकिस्तान कभी भारत से सीधी लड़ाई जीत ही नहीं सकता। पीएम मोदी के भाषण पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मोदी जी खोखले भाषण देना बंद कीजिए। सिर्फ इतना बताइए कि आतंकवाद पर आपने पाकिस्तान की बात पर भरोसा क्यों किया? ट्रंप के सामने झुककर आपने भारत के हितों की कुर्बानी क्यों दी? आपका खून सिर्फ कैमरों के सामने ही क्यों गर्म होता है? आपने भारत के सम्मान से समझौता कर लिया है। उससे पहले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी पीएम के भाषण पर प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने भी सरकार से सवाल किए। खेड़ा ने कहा था कि साहब सिंदूर को रंगों में नहीं चढ़ाया जाता, मांग में सजाया जाता है। निर्दोषों के खून पर ओछी राजनीति करने में तो आपका कोई मुकाबला नहीं। पीएम मोदी ने राजस्थान के बीकानेर दौरे पर सभा को संबोधित करते हुए पाकिस्तान पर जमकर हमला बोला। उन्होंने दो टूक कहा है कि पाकिस्तान के साथ ना व्यापार होगा और ना बातचीत। बात होगी तो सिर्फ पीओके के पाकिस्तान कभी भारत से सीधी लड़ाई जीत ही नहीं सकता। पीएम मोदी के भाषण पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मोदी जी खोखले भाषण देना बंद कीजिए। सिर्फ इतना बताइए कि आतंकवाद पर आपने पाकिस्तान की बात पर भरोसा क्यों किया? ट्रंप के सामने झुककर आपने भारत के हितों की कुर्बानी क्यों दी? आपका खून सिर्फ कैमरों के सामने ही क्यों गर्म होता है? आपने भारत के सम्मान से समझौता कर लिया है। उससे पहले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी पीएम के भाषण पर प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने भी सरकार से सवाल किए। खेड़ा ने कहा था कि साहब सिंदूर को रंगों में नहीं चढ़ाया जाता, मांग में सजाया जाता है। निर्दोषों के खून पर ओछी राजनीति करने में तो आपका कोई मुकाबला नहीं। पीएम मोदी ने राजस्थान के बीकानेर दौरे पर सभा को संबोधित करते हुए पाकिस्तान पर जमकर हमला बोला। उन्होंने दो टूक कहा है कि पाकिस्तान के साथ ना व्यापार होगा और ना बातचीत। बात होगी तो सिर्फ पीओके के पाकिस्तान कभी भारत से सीधी लड़ाई जीत ही नहीं सकता। पीएम मोदी के भाषण पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मोदी जी खोखले भाषण देना बंद कीजिए। सिर्फ इतना बताइए कि आतंकवाद पर आपने पाकिस्तान की बात पर भरोसा क्यों किया? ट्रंप के सामने झुककर आपने भारत के हितों की कुर्बानी क्यों दी? आपका खून सिर्फ कैमरों के सामने ही क्यों गर्म होता है? आपने भारत के सम्मान से समझौता कर लिया है। उससे पहले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी पीएम के भाषण पर प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने भी सरकार से सवाल किए। खेड़ा ने कहा था कि साहब सिंदूर को रंगों में नहीं चढ़ाया जाता, मांग में सजाया जाता है। निर्दोषों के खून पर ओछी राजनीति करने में तो आपका कोई मुकाबला नहीं। पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी उस पर विचार किया। बढ़ती अगली खबर क्या? किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में स्थित चतरू क्षेत्र
के सिंहपोरा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ लगातार दूसरे दिन की जारी है। इलाके में 4 आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका है। इस ऑपरेशन में ड्यूटी के दौरान एक जवान शहीद हो गया। सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम आतंकियों का सफाया करने में जुटी हुई है। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात ने भी इस इलाके का दौरा किया है और आतंकवाद विरोधी अभियान की समीक्षा की। किश्तवाड़ के चतरू के सिंहपोरा इलाके में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान ड्यूटी के दौरान शहीद हुए जवान की पहचान सिपाही गायक संदीप पांडुरंग के रूप में हुई है। वह महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के अकोले तहसील के करंडी गांव के रहने वाले थे। अधिकारियों ने शहीद जवान को पुष्पांजलि के साथ अंतिम श्रद्धांजलि दी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों द्वारा घिरा हुआ यह आतंकी समूह वही है जो हाल ही में इस क्षेत्र में हुई एक मुठभेड़ से भाग निकला था। अधिकारियों ने बताया कि ऑपरेशन अभी जारी है और सुरक्षा बल पूरे इलाके को घेरे हुए। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में स्थित चतरू क्षेत्र के सिंहपोरा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ लगातार दूसरे दिन की जारी है। इलाके में 4 आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका है। इस ऑपरेशन में ड्यूटी के दौरान एक जवान शहीद हो गया। सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम आतंकियों का सफाया करने में जुटी हुई है। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात ने भी इस इलाके का दौरा किया है और आतंकवाद विरोधी अभियान की समीक्षा की। किश्तवाड़ के चतरू के सिंहपोरा इलाके में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान ड्यूटी के दौरान शहीद हुए जवान की पहचान सिपाही गायक संदीप पांडुरंग के रूप में हुई है। वह महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के अकोले तहसील के करंडी गांव के रहने वाले थे। अधिकारियों ने शहीद जवान को पुष्पांजलि के साथ अंतिम श्रद्धांजलि दी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों द्वारा घिरा हुआ यह आतंकी समूह वही है जो हाल ही में इस क्षेत्र में हुई एक मुठभेड़ से भाग निकला था। अधिकारियों ने बताया कि ऑपरेशन अभी जारी है और सुरक्षा बल पूरे इलाके को घेरे हुए। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में स्थित चतरू क्षेत्र के सिंहपोरा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ लगातार दूसरे दिन की जारी है। इलाके में 4 आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका है। इस ऑपरेशन में ड्यूटी के दौरान एक जवान शहीद हो गया। सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम आतंकियों का सफाया करने में जुटी हुई है। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात ने भी इस इलाके का दौरा किया है और आतंकवाद विरोधी अभियान की समीक्षा की। किश्तवाड़ के चतरू के सिंहपोरा इलाके में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान ड्यूटी के दौरान शहीद हुए जवान की पहचान सिपाही गायक संदीप पांडुरंग के रूप में हुई है। वह महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के अकोले तहसील के करंडी गांव के रहने वाले थे। अधिकारियों ने शहीद जवान को पुष्पांजलि के साथ अंतिम श्रद्धांजलि दी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों द्वारा घिरा हुआ यह आतंकी समूह वही है जो हाल ही में इस क्षेत्र में हुई एक मुठभेड़ से भाग निकला था। अधिकारियों ने बताया कि ऑपरेशन अभी जारी है और सुरक्षा बल पूरे इलाके को घेरे हुए। सर कार ही इतनी है ना इसकी, ये किथे आंदी है इतनी नालों मुड़े पर बन गई ये स्टेशन निकली इसी जगह बनी गई है ना ना इतना आंदी बन से सर। इसके बाद मैंने टोपी नहीं लगाई। हृदय इस टाइम लगा, इस टाइम लगा को किसी बंदे आएगा। बस
कौन सी का में बल्लेबाज मिचेल मार्श रहे। उन्होंने इस मैच में 64 गेंदों का सामना करते हुए 117 रन बनाए। इस मैच में गुजरात की हार का प्रमुख कारण उसकी गेंदबाजी रही। दूसरी तरफ वो निरंतर अंतराल में विकेट लेने में भी असफल रहे। जीटी के लिए सबसे महंगे बढ़ते अगली खबर क्या, इजरायली दंपति की हत्या के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। अमेरिका के वाशिंगटन में इजरायली दूतावास के 2 कर्मचारियों की गोली मारकर हत्या करने के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया है। यह हत्याकांड FBI के फील्ड ऑफिस से कुछ कदम की दूरी पर स्थित कैपिटल यहूदी संग्रहालय के पास हुआ। इस मामले में व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप 2 इजरायली दूतावास कर्मचारियों की हत्या पर दुखी और नाराज हैं। उन्होंने कहा है कि यहूदी विरोधी बुराई को हमारे समाज से मिटाया जाना चाहिए। न्याय विभाग इसके लिए जिम्मेदार अपराधी को बख्शेगा नहीं। इस मामले में होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोयम ने बताया कि वाशिंगटन में इजरायली दूतावास के 2 कर्मचारियों की बुधवार शाम को यहूदी संग्रहालय के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वहीं इजरायली विदेश मंत्री ने वाशिंगटन डीसी में मारे गए इजरायली कर्मियों की पहचान यारोन और सारा मिलग्रिम के रूप में की। President Trump is saddened and outraged over the brutal murder of 2 Israeli embassy staff here in Washington, D.C. last night. Yaron Lashinsky and Sarah Milgram were a beautiful young couple. In fact, we learned that Yaron was planning to propose to Sarah next week in Jerusalem. Yaron's father, Daniel, spoke about the young couple's devotion for one another this morning. He said, "They were in love. One for the other. The embassy told us they were like a star couple at the embassy. I never expected something like this. He had his whole life before him." These words, especially every parent knows, are heart-wrenching. The evil of anti-Semitism must be eradicated from our society. I spoke to the Attorney General this morning. The Department of Justice will be prosecuting the perpetrator responsible for this to the fullest extent of the law. Hatred has no place in the United States of America under President Donald Trump. Everyone here at the White House is praying for the victims' friends and families during this unimaginable time. बढ़ते अगली खबर क्या, सलमान खान के घर 2 बार हुई घुसपैठ के बाद बढ़ी सुरक्षा। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के घर पर हाल ही में हुए 2 अलग घुसपैठ की घटनाओं ने सभी को चौंका कर रख दिया है। सख्त सुरक्षा इंतजामों के बावजूद जिस तरह से लोग एक्टर के घर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, उससे फैंस के साथ साथ पुलिस भी सतर्क हो गई। इन घटनाओं के बाद सलमान खान के घर के बाहर सुरक्षा की ओर बढ़ा दिया गया। दरअसल पहली घटना 20 मई को हुई जब एक युवक ने गैलेक्सी अपार्टमेंट में घुसने की कोशिश की। युवक की पहचान जितेंद्र कुमार सिंह के रूप में हुई जो छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। हालांकि शाम करीब 7:15 में वही शख्स को दोबारा लौटकर एक स्थानीय निवासी की कार के पीछे छिपते हुए घर के अंदर घुस गया, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी ने वक्त रहते ही उसे पकड़ लिया और बांद्रा पुलिस को सौंप दिया। इसके बाद 36 साल की महिला मॉडल ईशा छाबड़ा सलमान खान की बिल्डिंग के अंदर गई। सिर्फ इतना ही नहीं, वह फ्लैट तक पहुंच गई। हालांकि वक्त रहते पुलिस ने उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया। ईशा पर गैर कानूनी घुसपैठ का मामला दर्ज किया गया। कोर्ट में पेशी के दौरान उन्होंने कहा है कि उन्हें सलमान खान ने खुद बुलाया था और दावा किया है कि वह 6 महीना पहले एक पार्टी में सलमान से मिल चुकी हैं। फिलहाल ईशा को 1 दिन की पुलिस रिमांड में रखा गया।
बैठे थे, तुम तो नहीं दिखाई दे रहे, कहाँ गए? अभी भी नहीं दिखाई दे रहे। ऑफिस की गाड़ी आने के बाद बढ़ते अगली खबर की ओर। कांस 2025 के लिए रवाना हुई आलिया भट्ट। कांस फिल्म फेस्टिवल 2025 की चर्चा इन दिनों खूब हो रही है। हर दिन बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक सितारे रेड कार्पेट पर अपने स्टाइल और ग्लैमर का जलवा बिखेर रहे हैं। इसी बीच बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट भी इस प्रतिष्ठित फेस्टिवल में अपना डेब्यू करने जा रहे हैं। वही हाल ही में आलिया को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया, जहां से वह फ्रांस के फ्रेंच रिविएरा के लिए रवाना हुई। बता दें कि कुछ दिन पहले ऐसी अफवाहें थी कि भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के चलते आलिया अपना कांस डेब्यू कैंसिल कर सकती हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद यह चर्चा और तेज हो गई थी कि आलिया इस नाजुक समय में देश के साथ खड़ी होना चाहती है और शायद इस वजह से वह फेस्टिवल में शामिल ना। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आलिया एल ओरियल की ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर कांस में हिस्सा लेने वाली थी। उन्हें ओपनिंग सेरेमनी में रेड कार्पेट पर वॉक करना था। हालांकि भारत पाक तनाव को देखते हुए कयास लगाए जा रहे थे कि वह आखिरी वक्त पर अपना प्लान बदल सकती है, लेकिन अब उन्हें एयरपोर्ट पर देखकर साफ है कि वह अपने डेब्यू को लेकर पूरी तरह तैयार है। कांस फिल्म फेस्टिवल 2025 की चर्चा इन दिनों खूब हो रही है। हर दिन बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक सितारे रेड कार्पेट पर अपने स्टाइल और ग्लैमर का जलवा बिखेर रहे हैं। इसी बीच बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट भी इस प्रतिष्ठित फेस्टिवल में अपना डेब्यू करने जा रहे हैं। वही हाल ही में आलिया को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया, जहां से वह फ्रांस के फ्रेंच रिविएरा के लिए रवाना हुई। बता दें कि कुछ दिन पहले ऐसी अफवाहें थी कि भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के चलते आलिया अपना कांस डेब्यू कैंसिल कर सकती हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद यह चर्चा और तेज हो गई थी कि आलिया इस नाजुक समय में देश के साथ खड़ी होना चाहती है और शायद इस वजह से वह फेस्टिवल में शामिल ना। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आलिया एल ओरियल की ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर कांस में हिस्सा लेने वाली थी। उन्हें ओपनिंग सेरेमनी में रेड कार्पेट पर वॉक करना था। हालांकि भारत पाक तनाव को देखते हुए कयास लगाए जा रहे थे कि वह आखिरी वक्त पर अपना प्लान बदल सकती है, लेकिन अब उन्हें एयरपोर्ट पर देखकर साफ है कि वह अपने डेब्यू को लेकर पूरी तरह तैयार है। कांस फिल्म फेस्टिवल 2025 की चर्चा इन दिनों खूब हो रही है। हर दिन बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक सितारे रेड कार्पेट पर अपने स्टाइल और ग्लैमर का जलवा बिखेर रहे हैं। इसी बीच बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट भी इस प्रतिष्ठित फेस्टिवल में अपना डेब्यू करने जा रहे हैं। वही हाल ही में आलिया को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया, जहां से वह फ्रांस के फ्रेंच रिविएरा के लिए रवाना हुई। बता दें कि कुछ दिन पहले ऐसी अफवाहें थी कि भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के चलते आलिया अपना कांस डेब्यू कैंसिल कर सकती हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद यह चर्चा और तेज हो गई थी कि आलिया इस नाजुक समय में देश के साथ खड़ी होना चाहती है और शायद इस वजह से वह फेस्टिवल में शामिल ना। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आलिया एल ओरियल की ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर कांस में हिस्सा लेने वाली थी। उन्हें ओपनिंग सेरेमनी में रेड कार्पेट पर वॉक करना था। हालांकि भारत पाक तनाव को देखते हुए कयास लगाए जा रहे थे कि वह आखिरी वक्त पर अपना प्लान बदल सकती है, लेकिन अब उन्हें एयरपोर्ट पर देखकर साफ है कि वह अपने डेब्यू को लेकर पूरी तरह तैयार है। बढ़ते अगली खबर क्या। हफ्ते के आखिरी दिन संभला शेयर बाजार। हफ्ते के आखिरी दिन भारतीय शेयर मार्केट ने अच्छे संकेत दिए। आज शुरुआती कारोबार में बाजार के दोनों प्रमुख सूचकांकों में तेजी देखी जा रही है। सपाट शुरुआत के बाद बाजार संभलता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद बाजार में तेजी देखी जा रही है। आज प्री ओपनिंग सेशन में बीएसई की सेंसेक्स 219.5 अंक चढ़कर 81,171,000.04 अंक पर पहुंच गया था। साथ ही एनएसई का निफ्टी भी 111.2 अंक की बढ़त के साथ 24,720.90 अंक ट्रेंड कर रहा था। शुरुआती
सौदों में तेजी जारी है। बीएसई का सेंसेक्स 411.60 अंक चढ़कर 81,363,059 अंक कारोबार कर रहा था, जबकि एनएसई का निफ्टी 145.15 अंक की बढ़त के साथ 24,755.75 अंक पर ट्रेड कर रहा था। सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से HCL टेक, पावर ग्रिड, ITC, इंटरनल इन्फोसिस, इंडसइंड बैंक, टेक महिंद्रा और नेस्ले के शेयरों को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। सन फार्मा और महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयरों को नुकसान हुआ है। एशियाई बाजारों में हांगकांग का हैंग सेंग, जापान का निक्की 225 और दक्षिण कोरिया का कॉस्पी और शंघाई SSE कंपोजिट फायदे में रहे। अमेरिकी मार्केट गुरुवार को सपाट रुख के साथ बंद हुए थे। हफ्ते के आखिरी दिन भारतीय शेयर मार्केट ने अच्छे संकेत दिए। आज शुरुआती कारोबार में बाजार के दोनों प्रमुख सूचकांकों में तेजी देखी जा रही है। सपाट शुरुआत के बाद बाजार संभलता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद बाजार में तेजी देखी जा रही है। आज प्री ओपनिंग सेशन में बीएसई की सेंसेक्स 219.5 अंक चढ़कर 81,171,000.04 अंक पर पहुंच गया था। साथ ही एनएसई का निफ्टी भी 111.2 अंक की बढ़त के साथ 24,720.90 अंक ट्रेंड कर रहा था। शुरुआती सौदों में तेजी जारी है। बीएसई का सेंसेक्स 411.60 अंक चढ़कर 81,363,059 अंक कारोबार कर रहा था, जबकि एनएसई का निफ्टी 145.15 अंक की बढ़त के साथ 24,755.75 अंक पर ट्रेड कर रहा था। सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से HCL टेक, पावर ग्रिड, ITC, इंटरनल इन्फोसिस, इंडसइंड बैंक, टेक महिंद्रा और नेस्ले के शेयरों को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। सन फार्मा और महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयरों को नुकसान हुआ है। एशियाई बाजारों में हांगकांग का हैंग सेंग, जापान का निक्की 225 और दक्षिण कोरिया का कॉस्पी और शंघाई SSE कंपोजिट फायदे में रहे। अमेरिकी मार्केट गुरुवार को सपाट रुख के साथ बंद हुए थे। हफ्ते के आखिरी दिन भारतीय शेयर मार्केट ने अच्छे संकेत दिए। आज शुरुआती कारोबार में बाजार के दोनों प्रमुख सूचकांकों में तेजी देखी जा रही है। सपाट शुरुआत के बाद बाजार संभलता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद बाजार में तेजी देखी जा रही है। आज प्री ओपनिंग सेशन में बीएसई की सेंसेक्स 219.5 अंक चढ़कर 81,171,000.04 अंक पर पहुंच गया था। साथ ही एनएसई का निफ्टी भी 111.2 अंक की बढ़त के साथ 24,720.90 अंक ट्रेंड कर रहा था। शुरुआती सौदों में तेजी जारी है। बीएसई का सेंसेक्स 411.60 अंक चढ़कर 81,363,059 अंक कारोबार कर रहा था, जबकि एनएसई का निफ्टी 145.15 अंक की बढ़त के साथ 24,755.75 अंक पर ट्रेड कर रहा था। सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से HCL टेक, पावर ग्रिड, ITC, इंटरनल इन्फोसिस, इंडसइंड बैंक, टेक महिंद्रा और नेस्ले के शेयरों को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। सन फार्मा और महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयरों को नुकसान हुआ है। एशियाई बाजारों में हांगकांग का हैंग सेंग, जापान का निक्की 225 और दक्षिण कोरिया का कॉस्पी और शंघाई SSE कंपोजिट फायदे में रहे। अमेरिकी मार्केट गुरुवार को सपाट रुख के साथ बंद हुए थे। बढ़ते अगली खबर की ओर। नासिक में कॉम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल की पासिंग आउट परेड भारतीय सेना की सबसे युवा शाखा है, जिसे औपचारिक रूप से 1 नवंबर 1986 को नामित किया गया था। आर्मी एविएशन को इकाइयों को स्क्वाड्रन के रूप में नामित किया गया। प्रत्येक स्क्वाड्रन में आमतौर पर 2 उड़ानें होती हैं, टोही और अवलोकन उड़ानें स्क्वाड्रन का हिस्सा हो सकती है या स्वतंत्र रूप से संचालित हो सकती है। बाद वाले का कोई मूल स्क्वाड्रन नहीं होता है और उनके नाम में द्वारा नामित किया जाता है। वहीं नासिक में कॉम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल ने अपनी संयुक्त पासिंग आउट परेड आयोजित की, जिसमें अधिकारियों को कॉम्बैट एविएटर और प्रशिक्षक के रूप में शामिल किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता लेफ्टिनेंट जनरल विनोद नाम्बियार ने की। इस दौरान नेपाल, नाइजीरिया के अधिकारियों और प्रतिष्ठित बैज और सम्मान प्राप्त करने वाली महिला एविएटर सहित शीर्ष प्रदर्शन करने वालों को पुरस्कार प्रदान किए गए।
वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक के बाद की खबरें मेरे सहयोगी मयूरी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।